हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एच पी जेई क्वेश्चंस का। ओके स्टूडेंट्स, एच पी जेई क्वेश्चंस का जो कौन कौन से ईयर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2015, 2016 एंड 2017। इन ईयर्स में क्वेश्चंस को जो पूछा गया है 2015, 16, 17 के जो हमारे पास पेपर्स हैं, और भी जो पेपर्स होंगे 18, 19, उनके भी क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे लेकर के आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे स्टेट वाइज आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का कलेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि जब भी आप जिस स्टेट का पेपर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आप एचपी जेई का पेपर देना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश जेई का पेपर देना चाहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, प्रॉब्लम्स होता है कि यार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिल जाएं, उनसे एक हमारे को ये आइडिया लग जाए कि किस तरीके के पेपर्स हुए हैं या फिर किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। तो उन सबको ध्यान में रख करके हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। तो इस सीरीज़ में अभी हमारा एच पी जे के जो हमने 3 ईयर्स का 2015, 16, 17 के हमने सारे मतलब मैक्स टू मैक्स आरसीसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। एक दो क्वेश्चन जो रह भी गए हैं उनको हम लोग जैसे कि देखते हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन छूट जाता है, उस एक दो तीन क्वेश्चन को हम लोग कह सकते हैं कि छूट गए होंगे, बट हम लोगों ने 36 अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम लोग कर रहे हैं आरसीसी के क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, सॉरी सॉइल मैकेनिक्स से। आज हम लोग स्टार्ट किए सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन, इसके बाद आपको आएंगे सर्वे के क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा मेन मोटो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है। मेन मोटो हमारा है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब मेरा टारगेट होता है कि एक क्वेश्चन से मैं उस पूरे एरिया को क्या करूं, कवर अप करूं, जिससे बच्चा अपना टाइम दे, जो भी स्टूडेंट्स अपना टाइम देता है उस टाइम का क्या किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट, आप क्या क्या करिए, नोट किया करिए पॉइंटों को, क्योंकि ये पॉइंट कलेक्शंस करने में बड़ा टाइम लगता है और आपको भी एक जगह पे बहुत सारे डाटा मिल जाएंगे। ये आपके लिए भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अब अपना स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स का। पहला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, उन्होंने पूछा है कि जो सॉइल है यहाँ पे कौन से फोर्स के थ्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है अपने पेरेंट्स, अपने जहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है वहाँ से क्या हो रहा है, सॉइल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी एजेंसीज होती है डियर स्टूडेंट्स। अब उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और पहले की बात समझने की कोशिश करते हैं कि सॉइल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आपको पता है फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग्स के कारण होता है। ठीक है ना, फिजिकल वेदरिंग या केमिकल एक्शंस के कारण क्या हो रहा है, सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स रॉक क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है छोटे 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 पीसेज में, बहुत छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक कर रहा है। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स का सॉइल होता है। फर्स्ट वन इज द रेसिडुअल सॉइल, वैसा सॉइल जो जिस जगह पे फॉर्मेशन होता है वो सॉइल उसी जगह पे रहता है, उसको पेरेंटियल सॉइल भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ऐसा सॉइल जिस जगह का उसका फॉर्मेशन हुआ वो किसी ना किसी एजेंसी के थ्रू क्या कर गया, ट्रांसपोर्ट कर गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, पैतृक घर है। अब एक यहीं पे रह जाऊँ मैं, एक मैं यहाँ से किसी भी एजेंसी के थ्रू, जैसे जैसे कि कोई नदी है, मैं नदी में नदी के थ्रू चला गया, या फिर मैं क्या करता हूँ ट्रेन के थ्रू चला गया यहाँ से कहीं, या मैं बस के थ्रू चला गया, यहाँ मैं एयरप्लेन के थ्रू चला गया। मतलब ये क्या है, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं मेरे लिए। जैसे कि क्या हुआ, प्लेन हुआ, ट्रेन हुआ, बस हुआ, रिवर हुआ, जिसमें क्या होगा, बोट होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारी एजेंसीज है और उनके बेसिस पे उनके क्या किए गए हैं, नेम दिए गए हैं कि किसका क्या नाम होगा। बट उन्होंने हमसे जो पूछा है डियर स्टूडेंट्स कि ट्रांसपोर्टेड जो सॉइल हुआ है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, उस सॉइल का नाम क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फर्स्ट है लोएसिस, टेलोस, ड्रिफ्ट और डंस सैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है टेलोस। ठीक है, तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि विश्वास आप इसलिए नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपने शायद
कम क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है सॉइल मैकेनिक्स का, ऑरिजिन ऑफ सॉइल, अगर आप उस चैप्टर को ना भी पढ़ें, सिर्फ इस टेबल को भी पढ़ लें, तो भी आप 80 टाइम्स क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सही करेंगे। अगर मान लेते हैं 100 क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर से क्या होते आते हैं, तो उसमें से 80 क्वेश्चन सिर्फ इस टेबल से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने के मिलेंगे, जो भी हमारे JEE के होंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ सॉइल, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेड एजेंसीज। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो सॉइल है हमारे पास वो है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल कौन सी सॉइल होती है, जो किसी रनिंग वाटर, किसी रिवर में रनिंग वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, उस टाइप की सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, अलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है ना। जितना भी गंगा के किनारे का जो भी एरिया है जहाँ से वो पास कर रही होती है, वहाँ पे कौन सी सॉइल जनरली हमको मिलती है, अलुवियल सॉइल मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका ट्रांसपोर्टेड एजेंसी क्या हो गया डिस्टेंस, रनिंग वाटर, मतलब वाटर किस में, रनिंग में है। तो रनिंग किस में रहता है, रिवर में या पॉन्ड में, तो आपको सिंपल सा पता है रिवर में रहता है। ठीक है ना। तो रिवर वाटर जो हो गया, रिवर वाटर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर पॉइंट हो गया आपको, अलुवियल सॉइल, ट्रांसपोर्टेड एजेंसी क्या हो गया, रिवर वाटर। नेक्स्ट है डिस्टेंस लैक्स्ट्रेन, LACUSTRINE, लैक्स्ट्रेन सॉइल। ये किस में पाई जाती है, ये लेक वाटर में मिलती है। लेक वाटर में क्या होता है, जो सॉइल पाया जाता है उसको हम लोग कौन सा सॉइल बोलते हैं, लैक्स्ट्रेन सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस मरीन सॉइल। मरीन सॉइल में कौन सा होता है हमारे पास, सी वाटर। तो ये तीनों किससे रिलेटेड हैं, ये तीनों हमारे पास वाटर से रिलेटेड हैं। ओके। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है ड्यू टू रनिंग वाटर, तो बताइए उसका नाम क्या होगा। आप कहेंगे अलुवियल सॉइल है। अगर लैक्स्ट्रेन सॉइल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, गेट, ESC, JEE सब में क्वेश्चन पूछा गया लैक्स्ट्रेन और अलुवियल सॉइल पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस, वो है हमारे पास एओलाइन सॉइल। अगर आप इस सॉइल की बात करेंगे एओलाइन सॉइल का, तो इसका जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो क्या हमारे पास डिस्टेंस, विंड। विंड इज द ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एओलाइन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कलोवेबल सॉइल। कलोवेबल सॉइल, ठीक है, इसी का क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेल्यूज बोलते हैं, TALUS। और इसका जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो क्या डिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या डिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये सॉइल कहाँ पे मिलता है, जनरली हमको फाउंड इन माउंटेन वैलीज। जो माउंटेन वैलीज में जनरली हमको जो सॉइल मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल्यूज सॉइल बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा कॉलोवेबल सॉइल, अलोवेबल नहीं, कॉलोवियल सॉइल, COLLUVIL, कॉलोवेबल सॉइल। नेक्स्ट है डिस्टेंस ग्लेशियर सॉइल। कौन सा, ग्लेशियर सॉइल। तो आपको पता है ग्लेशियर सॉइल किससे रिलेटेड होगा, आइस से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो क्या डिस्टेंस, आइस। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल एंड बेंटोनाइट सॉइल। इससे भी ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ब्लैक कॉटन सॉइल कौन सा सॉइल होता है डिस्टेंस, इसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है ब्लैक कॉटन सॉइल का। इसका श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है ब्लैक कॉटन सॉइल में। ध्यान से समझना इसका, बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है इसका, लो होता है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख ले रहे हैं इसको, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे इसके रिलेटेड जो पॉइंट है, ब्लैक कॉटन सॉइल ये कहाँ पे जनरली मिलता है डिस्टेंस, ये सेंट्रल और साउथर्न इंडिया में ये जनरली हमको क्या मिलती है, ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है। और इसका सिर्फ कलर ब्लैक है इसलिए नहीं बोलते, इसका कलर जो है एक्चुअली ये कॉटन जो क्रॉप होती है उसके लिए क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। जैसे कि मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, वहाँ पे कॉटन का बहुत ज़्यादा काम होता है, मतलब उगाया जाता है उसको, ठीक है ना। और भी जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का वहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है। इसका क्या होता है डिस्टेंस, लो बियरिंग कैपेसिटी, लो बियरिंग कैपेसिटी, लो बियरिंग कैपेसिटी, हाई श्रिंकेज, हाई श्रिंकेज प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स,
हाई स्वेलिंग, हाई स्वेलिंग प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये शो करता है डियर स्टूडेंट्स। क्या करता है, हाई स्वेलिंग प्रॉपर्टी को क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, शो करता है। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा हमने क्या रखना है, इसको याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स लो बियरिंग कैपेसिटी है, तो जब भी इस टाइप का सॉइल होता है तो वहाँ पे हम लोग जनरली स्ट्रक्चर्स को जब भी बनाते हैं तो वहाँ पे सॉइल स्टेबलाइज करते हैं, मीन्स उस सॉइल में हम लोग कुछ ना कुछ ऐड करते हैं जिससे उसकी बियरिंग कैपेसिटी को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। प्लीज़ आपने कमेंट करना है कि ब्लैक कॉटन सॉइल में आप किसका यूज़ करते हैं उसकी बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। प्लीज़ ये आपने कमेंट करके बताना क्वेश्चन में, तो सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसमें कमेंट बॉक्स में, कि ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या मिलाया जाता है, लाइम मिलाया जाता है या सीमेंट मिलाया जाता है या कुछ अनदर मटेरियल मिलाया जाता है। प्लीज़ आप इसको बताइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम में आपको एक टेबल बना करके बताऊंगा कि किस टाइप की सॉइल में हम लोगों को क्या ऐड करना पड़ता है, जो काफ़ी बार जेईई के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो सब हो रहा है ये सब किसके कारण होता है, तो डियर स्टूडेंट्स ये सब किसके कारण हो रहा है, हमारे पास एक क्ले मिनरल होता है, और क्ले मिनरल जो हमारे पास है क्या है, क्ले मिनरल, क्ले मिनरल है, उसका नाम है डियर स्टूडेंट्स मॉन्ट मोरिलोनाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट, ठीक है ना। मॉन्ट मोरिलोनाइट हमारे पास क्या होता है, एक क्या है, हमारे पास क्ले मिनरल है। इसके कारण मतलब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल लो बियरिंग कैपेसिटी या हाई श्रिंकेज या फिर आप हाई स्वेलिंग प्रॉपर्टी को किस के कारण शो करता है, तो आपने लिखना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ मॉन्ट मोरिलोनाइट। मॉन्ट मोरिलोनाइट क्या होता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट इज ए मिनरल ऑफ क्ले। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास थ्री हमारे पास क्ले मिनरल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द केलोनाइट, सेकेंड वन इज द मॉन्ट मोरिलोनाइट एंड थर्ड वन इज द एलाइट। तो डियर स्टूडेंट्स जब हम लोग क्ले स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम लोग आपको प्रॉपर वे में समझाएंगे कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर्स फ्रेम होता है, कौन कौन से उसमें बॉन्ड होते हैं और उनमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, स्वेलिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, श्रिंकेज की प्रॉपर्टी क्या होती है। सारे पॉइंटों को ईच एंड एवरी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डियर स्टूडेंट्स ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्लैक कॉटन सॉइल कैसा होता है, जिसका लो बियरिंग कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वो है बेंटोनाइट सॉइल। कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, बेंटोनाइट सॉइल। प्लीज़ ये दोनों हमारे पास मैंने अलग से बताए हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। बेंटोनाइट सॉइल का मतलब है इट इज़ ए केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक एश। क्या डियर स्टूडेंट्स, ये केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक एश है। दूसरा, इट इज़ जनरली यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। जो ड्रिलिंग ऑपरेशंस होते हैं उसमें एज ए लुब्रिकेंट क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स जो बेंटोनाइट सॉइल जो होता है इसमें भी मॉन्ट मोरिलोनाइट का परसेंटेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब है ये भी हाई स्वेलिंग हाई श्रिंकेज जैसी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, शो करता है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको एजेंसी से रिलेटेड आता है कि किस सॉइल में कौन सी एजेंसी होती है तो आप बता सकते हैं कि अलोएबल सॉइल के लिए रनिंग वाटर है, लेकस्टोइन के लिए लेक वाटर है, मरीन के लिए सी वाटर है, एलियन के लिए विंड है, कलोएबल सॉइल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्लेशियर सॉइल के लिए आइस है, ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए क्या रेसिडियल सॉइल है। ओके, प्लीज़ इनको आपने समझना है यहाँ पे। ओके, ये हमारे पास हो गया यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल, लो बेयरिंग कैपेसिटी, हाई श्रिंकेज प्रॉपर्टी, हाई स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़, इस तरीके का जो है। अब हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन को। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए कि सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने। वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल कैन नेवर बी ग्रेटर देन 100%, टेक वैल्यूज ओनली फ्रॉम 0 to 100%, बी लेस देन 0%,
और बी ग्रेटर देन 100%। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसका आंसर आएगा डी, बी ग्रेटर देन 100%। हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं वाटर कंटेंट क्या होता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल w एंड इट इज द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। प्लीज ध्यान से समझना इसको। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ वेट स्मॉल w, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। तो स्मॉल w इक्वल टू w अपॉन WS, इस तरीके का होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसको किस में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, स्मॉल w परसेंटेज में पूछा है, तो क्या हो जाएगा w अपॉन WS मल्टीप्लाई 100। ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स? यस, परसेंटेज में अगर आपको पता करना है। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है डियर स्टूडेंट्स? इसका रेंज देखना है। रेंज क्या होगा देखते हैं स्टूडेंट्स। रेंज के केस में बताइए, क्या w का वैल्यू 0 हो सकता है? क्या किसी भी सॉइल के लिए w का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? यस और नो? हो सकता है, यस हो सकता है। किस केस में? इन केस ऑफ ड्राई सॉइल। अगर सॉइल हमारे पास क्या है डिस्टेंस, ड्राई सॉइल है, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, वाटर कंटेंट या वेट ऑफ वाटर क्या लेके चलते हैं डिस्टेंस? 0 लेकर के चल सकते हैं। अब बताइए, अगर आपके पास ये वैल्यू क्या कर दी जाए डिस्टेंस, 0 कर दिया जाए, तो 0 बाय WS, क्योंकि WS कभी भी 0 नहीं हो सकता है वेट ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि हमारे को पता है कि जो सॉइल होता है, सॉइल इट इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड एयर या गैसेस जो होता है, तीनों को मिलकर के जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। सॉइल में सॉलिड भी रहेगा और वॉइड्स भी रहेगा। अगर इन दोनों में से किसी भी एक को अगर आपने हटा दिया कि सिर्फ सॉलिड है, तो उसको सॉइल नहीं कहेंगे। अगर वॉइड्स ही है, सिर्फ वाटर एयर है, तो भी हम लोग उसको सॉइल नहीं कहेंगे। कहने का मतलब है सॉइल वाटर हो सकता है, सॉलिड वाटर हो सकता है, सॉलिड एयर हो सकता है। सॉइल 3 फेज में होता है। 3 फेज सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं तो 3 फेज का मतलब क्या होता है, सॉलिड, वाटर और क्या होता है, एयर। 2 फेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, सॉलिड, एयर। ये किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड और एयर। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ड्राई सॉइल। दूसरा हमारे पास क्या है, सॉलिड एंड वाटर। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि क्या होगा, हमारे पास w इक्वल टू 0 हो सकता है इन केस ऑफ ड्राई सॉइल। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जो w का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये हमारे पास रेंज होता है डियर स्टूडेंट्स। इसका कहने का मतलब है कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है सॉइल सैंपल में वो 0 भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी होगा। ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो w है वो WS से ज़्यादा हो जाए। यस और नो? वेट ऑफ वाटर ग्रेटर देन वेट ऑफ सॉलिड। तो इस केस में अगर आप मॉइस्चर कंटेंट पता करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, w अपॉन WS। अगर कोई वैल्यू हमारे पास मान लेते हैं, ये कितना है 1.25 टाइम्स ऑफ WS है और नीचे क्या है WS, तो कट के कितना आ गया 1.25। अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 100, तो कितना हो गया 125%। तो मेरा कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि जो वेट ऑफ वाटर है वो क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और मोर देन 0 मतलब 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स? डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब मैं आपको यहाँ पे छोटे से और रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा काम है आपको रिलेटेड सारी चीज़ों को बताना जितना भी मैक्स टू मैक्स पॉसिबल हो सकता है। वाटर डिटर्मिनेशन मेथड्स क्या हम लोग कर रहे हैं, वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट मेथड्स। सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग किन किन मेथड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, वाटर कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस। फर्स्ट वन इज द ओवन ड्राई
ओवन ड्राइड मेथड। डियर स्टूडेंट्स, ओवन ड्राइड मेथड जो होता है ये सबसे कैसा मेथड है, ये मतलब एक्यूरेट मेथड है, एक्यूरेट मेथड है, ओके, एक्यूरेट मेथड है। इसमें जो टाइम टेकिंग है थोड़ा, क्या डियर स्टूडेंट्स, ये टाइम टेकिंग मतलब कितना, जनरली 16 to 24 आवर तक आपको लग जाता है इसमें करने में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ओवन ड्राई मेथड से आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी मेथड्स हैं आप जिनसे वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं, सबसे एक्यूरेट रिजल्ट कौन प्रोवाइड करता है आपको, तो ओनली वन मेथड डियर स्टूडेंट्स, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं ओवन ड्राइड मेथड। नेक्स्ट, अगर हमारे को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रखना है टेम्परेचर कंट्रोल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल के लिए अगर आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, ये होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ हाई जिप्सम, अगर हाई जिप्सम क्वांटिटी है तो डियर स्टूडेंट्स उसमें कितना टेम्परेचर लेके चलते हैं हम लोग, अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसमें जो रेंज होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें रेंज वो समझ लेना, जो रेंज होता है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। टेम्परेचर किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, टेम्परेचर कैन नॉट ग्रेटर देन 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अदरवाइज जो एक स्ट्रक्चरल वाटर होता है, स्ट्रक्चरल वाटर वो वाटर होता है जो सॉइल पार्टिकल के जो सॉलिड्स होते हैं उनके साथ जो केमिकली क्या करके बॉन्डेड बना करके रहता है, वो वाटर क्या कर जाएगा, वो स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, तो वो वाटर भी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कभी भी ओवन ड्राइड मेथड में टेम्परेचर को 110 डिग्री से ज़्यादा नहीं करते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा वाटर, अगर आप 110 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो आपको मतलब इफेक्ट होगा या उसका अफेक्ट होगा, तो हम लोग वहाँ पे बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाटर। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ओके। सेकंड हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस, यहाँ पे सेकंड मेथड जो हमारे पास है वो है सैंड बाथ मेथड, ओके स्टूडेंट। सैंड बाथ मेथड कैसा डिस्टेंस, ये एक फील्ड मेथड है। कैसा मेथड डिस्टेंस, फील्ड मेथड है हमारे पास। और ये कैसा था डिस्टेंस, हमारे पास लैब मेथड है, ठीक है ना। कैसा मेथड है, लैब मेथड। और सैंड बाथ मेथड फील्ड मेथड है। इसमें डिस्टेंस, इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, इसमें टेम्परेचर पे क्या नहीं किया जा सकता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। मेन रीज़न क्या है, हम लोग सैंड बाथ मेथड को किसी भी सॉइल के यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि इसके रीज़न यही है कि यहाँ पे क्या नहीं करते हम लोग, टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नो कंट्रोलिंग टेम्परेचर, ठीक है डिस्टेंस। ये हमारे पास था सैंड बाथ मेथड। फील्ड मेथड है, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। थर्ड जो स्टूडेंट, जो थर्ड मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड डिस्टेंस। ये सबसे क्या है, फास्टेस्ट मेथड है, फास्टेस्ट मेथड है। और विद इन 5 to 6 मिनट में ही क्या कर देता है, रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है कि भैया इस सॉइल में इतना है, ठीक है ना। और इसमें एक गैस का फॉर्मेशन होता है। कौन सी गैस होती है डिस्टेंस, वो हमारे पास होती है C2H2 गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इसका नेम क्या है, एसिटिलीन गैस। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि एसिटिलीन गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। वो एसिटिलीन गैस क्या करती है, जो मॉइस्चर मीटर होता है उस पर एक प्रेशर इंड्यूस करती है, और जो वहाँ पे मॉइस्चर्स मीटर होता है वो वहाँ पे क्या करता है, मॉइस्चर्स कंटेंट को बताता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे मॉइस्चर्स कंटेंट बताया जाता है, मॉइस्चर्स कंटेंट, ओके, मॉइस्चर्स कंटेंट जो आपको बताया जाता है
वो किसके बताया जाता है? विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉइल। ध्यान से समझना है इसको। अभी हम लोगों ने क्या बताया था जब वहाँ पे हमने पढ़ा था, आप देखिए ध्यान से, जब मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया वाटर कंटेंट इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। बट जब आप कैल्शियम कार्बाइड मेथड से पता करते हैं तो वो क्या होता है? वेट मतलब स्मॉल w इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, मतलब टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल के टर्म्स में ये क्या करता है? मॉइस्चर कंटेंट को बताता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको क्या रखना है? डिस्टेंस याद रखना है। तो थर्ड मेथड हो गया था हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड। फोर्थ मेथड जो है डिस्टेंस वो हमारे पास है पिक्नोमीटर मेथड। तो डिस्टेंस पिक्नोमीटर मेथड भी क्या होता है? एक फास्ट मेथड होता है, ठीक है ना, फास्ट मेथड है। बट सबसे दिक्कत स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे को क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन होना चाहिए। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे? स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन, मतलब हमारे को स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले से पता होना चाहिए उस सॉइल का। जिस सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगा आप उसी ही सॉइल का बाय हेल्प ऑफ द पिक्नोमीटर क्या कर सकते हैं? वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप पिक्नोमीटर को यूज़ नहीं कर सकते। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि पिक्नोमीटर की हेल्प से आप कौन कौन से टर्म्स को फाइंड करते हैं? तो बाय हेल्प ऑफ द पिक्नोमीटर इन सॉइल मैकेनिक्स हम लोग वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल दोनों को क्या करते हैं? डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है ना। और जब हम लोग क्या करते हैं? वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं डिस्टेंस, तो वो कोर्स ग्रेन सॉइल का करते हैं। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? जब आप वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं बाय हेल्प ऑफ द पिक्नोमीटर, वो किसका करते हैं? कोर्स ग्रेन सॉइल का करते हैं, ठीक है ना। किसका करते हैं? कोर्स ग्रेन सॉइल का करते हैं। कभी भी किसका नहीं करते? फाइन ग्रेन सॉइल का नहीं करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये दिया जाता है कि उसके अंदर जो क्या होती है? एयर होती है, उसको हम लोग कंप्लीटली क्या नहीं कर पाते? रिमूव नहीं कर पाते हैं। यही रीजन होता है कि फाइन ग्रेन सॉइल का वाटर कंटेंट हम लोग कभी भी किसकी हेल्प से नहीं करते? पिक्नोमीटर की हेल्प से नहीं करते हैं। ओनली कोर्स ग्रेन सॉइल का ही वाटर कंटेंट बाय हेल्प ऑफ द पिक्नोमीटर करते हैं। क्लियर पॉइंट हो गया? ओके, नेक्स्ट पिक्नोमीटर हो गया, फोर्थ मेथड, ठीक है ना। ये फोर्थ मेथड हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है डिस्टेंस टॉर्जन बैलेंस मेथड, ठीक है, नाम पता होना चाहिए आपको, टॉर्जन बैलेंस मेथड। नेक्स्ट है डिस्टेंस रेडिएशन मेथड। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस आपको याद होना चाहिए, इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो कोबाल्ट 60 आइसोटोप को यूज़ करते हैं। 60 आइसोटोप को हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडिएशन मेथड में आप किसका यूज़ करते हैं? कोबाल्ट 60 आइसोटोप को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेथड्स हमने ऑलरेडी समझ लिए सारे मेथड्स को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? बल्ब होता है, यूवी रेज की हम हेल्प से क्या करते हैं? टॉर्जन बैलेंस मेथड को करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मेथड्स थे हमारे पास डिस्टेंस वाटर कंटेंट से रिलेटेड। ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन JESD में आते हैं वो हमने सारे क्वेश्चन बताने की यहाँ पे पूरी कोशिश की है। अगर इतना आपको पता है तो काम बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी ग्रेटर देन 100%। तो आंसर तो बिल्कुल सिंपल सा था कि इसका वाटर कंटेंट क्या हो सकता है? 100% से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ द साइज ऑफ पार्टिकल। अब आप ध्यान से सोचिए, स्टोक्स लॉ को हम लोग कब यूज़ करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन जब सॉइल का करते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास दो तरीके का सॉइल होता है, ध्यान से समझिए। एक होता है हमारे पास कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, यस और नो? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होता है डिस्टेंस। और एक होता है हमारे पास डिस्टेंस फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ओके, फाइन ग्रेन्ड सॉइल होता है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जो होता है वो भी दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज द ग्रेवल एंड सेकेंड वन इज द सैंड। और जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल होता है डिस्टेंस
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो कोर्स ग्रेन सॉइल है, इसमें अगर हमारे पास क्या रिटेन परसेंटेज अगर क्या हो जाएगा मोर देन 50% हो जाएगा, तो उस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं इसको 2 पार्ट्स में, तो वो हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस ग्रेवल। और अगर हम लोग क्या करते हैं 4.75 से जो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज जो पासिंग है, परसेंटेज पासिंग, अगर ये हमारे पास क्या हो जाए मोर देन 50% हो जाए, मतलब 4.75, पहले हम लोग कौन सा ले रहे हैं 75 माइक्रोन सीव, उससे हमने पता कर लिया कि कोर्स ग्रेन सॉइल है फाइन ग्रेन सॉइल है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या ले रहे हैं 4.75 mm सीव, उससे हमने देखा अगर 50% से ज़्यादा क्या कर जाता है रिटेन कर जाता है डिस्टेंस, तो उसको हम लोग कहेंगे ग्रेवल। अगर 50% से ज़्यादा क्या कर जाता है पास कर जाता है तो डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या कहेंगे सैंड, क्या कहेंगे डिस्टेंस सैंड कहेंगे। ओके, अब जो हमारे पास ग्रेवल है इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल जी से, सैंड को किससे डिनोट करते हैं डिस्टेंस एस से करते हैं। अब हमारे पास क्या है ग्रेवल को भी हमने आगे फर्दर 2 पार्ट्स में क्या कर रखा है डिवाइड कर रखा है, वो कौन सा हो गया डिस्टेंस कोर्स ग्रेवल, और नेक्स्ट ये हमारे पास हो गया फाइन ग्रेवल, कौन सा हो गया डिस्टेंस फाइन ग्रेवल। जब आप सैंड को देखेंगे तो इसको भी हमने 3 पार्ट में क्या कर रखा है डिवाइड कर रखा है, कौन कौन सा डिस्टेंस, हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग नीचे ले आते हैं। तो डिस्टेंस इसको देखिए, जो हमारे पास सैंड है इसको हम लोग कहेंगे कोर्स सैंड, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड एंड फाइन सैंड। ओके स्टूडेंट्स, मतलब सैंड हो गया कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड। अब आप बताइए कि ये सारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये किसके बेसिस पे किया गया है, तो डिस्टेंस ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये हमने यहाँ पे जो एनालिसिस किया है, इसको एनालाइज कहिए, ठीक है, जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है, सारा जो एनालिसिस किया हमने, ठीक है, ये जो सारा एनालिसिस है ये एनालिसिस किया हमने बाय हेल्प ऑफ सीव। प्लीज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी हेल्प से, बाय हेल्प ऑफ सीव। ओके, बाय हेल्प ऑफ सीव में डिस्टेंस जो हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं ये भी 2 तरीके का होता है, कौन सा, वेट सीव एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज द कोर्स सीव एनालिसिस। इस तरीके का हमारे पास वेट सीव एनालिसिस, ड्राई सीव एनालिसिस है, इसको क्या कहेंगे डिस्टेंस, इसको हम लोग कहेंगे ड्राई सीव एनालिसिस। जनरली जो आप सीव एनालिसिस करते हैं उसको हम लोग ड्राई सीव एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे थ्योरी लेक्चर्स हैं वहाँ पे हमने ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वेट सीव एनालिसिस क्या होता है, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की भी हमने क्या की कोशिश की है, और ड्राई सीव एनालिसिस को आप समझ सकते हैं जो ऑलरेडी आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल को भी हमने क्या कर रखा है डिस्टेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज द सिल्ट एंड सेकेंड वन इज द क्ले। इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं कैपिटल एम से, और क्ले को डिनोटेड करते हैं मतलब किससे, सी से। अब डिस्टेंस जो सिल्ट है इसको भी हमने क्या कर रखा है डिवाइड कर रखा है फर्दर कि कोर्स सिल्ट, मीडियम सिल्ट, फाइन सिल्ट, एज वेल एज हम लोग क्या करते हैं क्ले को हमने कोर्स फाइन मीडियम में नहीं किया है, सिर्फ क्ले को हमने किया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे तो आपने पूरा एनालिसिस कर दिया बाय हेल्प ऑफ द सीव, बट इसका एनालिसिस हम लोग कैसे करें, तो डिस्टेंस जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का जो सीव हमारे लैब में होता है इन सॉइल मैकेनिक्स, वो कौन सा होता है हमारे पास, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सीव डिस्टेंस, वो हमारे पास कितना है 45 माइक्रोन का है। ये डिस्टेंस किसका क्वेश्चन है, ये गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है, ठीक है ना, गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है, और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सीव जो लैब में होता है वो कौन सा होता है, 45 माइक्रोन होता है। बट इन केस ऑफ सॉइल मैकेनिक जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज सीव को हम लोग यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, डिस्टेंस 75 माइक्रोन सीव होगा, उससे कम का सीव हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते। फिर अब आपके मन में आया कि फिर सर एनालाइज करेंगे कैसे, तो उसके लिए डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे जो एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस बाय हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन,
सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। और जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है इसी में ही हम लोग किसका यूज करते हैं? स्टोक्स लॉ का क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स? स्टोक्स लॉ का यूज करते हैं। और ये जनरली हम लोग किस में पढ़ते हैं? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ को। तो स्टोक्स लॉ की क्या है? लिमिटेशंस हैं। उस लिमिटेशंस में से एक ये पॉइंट निकल करके आता है कि स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज बिटवीन 0.2 mm एंड 0.002 mm। इसका मतलब हुआ कि कोई भी जो पार्टिकल है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 0.2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 0.002 mm से क्या नहीं होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए। अगर इसकी इस रेंज में से अगर पार्टिकल है तो फिर हम लोग क्या कहेंगे? वहाँ पे स्टोक्स लॉ को वैलिड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स आते हैं जिसमें हम लोगों आपने नाम सुना होगा। फर्स्ट वन इज द हाइड्रोमीटर मेथड एंड सेकंड वन इज द पिपेट मेथड। ठीक है, बाय हेल्प ऑफ द पिपेट मेथड एंड बाय हेल्प ऑफ द हाइड्रोमीटर मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? ये जो फाइन ग्रेन जो सॉइल होती है उसका क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, वहाँ से हम लोग डाया का वैल्यू पता करते हैं और डाया के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि सॉइल हमारा सिल्ट है या फिर सॉइल हमारे पास क्या क्ले है। तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए होंगे डियर स्टूडेंट्स? क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? मिनिमाइज कर लेते हैं चीज़ों को। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन कौन किस चैप्टर का है? पहले तो हमको यही पता चल जाना चाहिए किस चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास है फॉर बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी द फाइन ग्रेन सॉइल एंड कोर्स ग्रेन सॉइल आर कंपैक्टेड रिस्पेक्टिवली एज। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आपने आंसर याद रखना है। वो हमारे पास है वेट ऑफ ओएमसी एंड ड्राई ऑफ ओएमसी। ओएमसी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? ओएमसी आपने कंपैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कौन सा कंटेंट होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो कंटेंट होता है जिस वाटर कंटेंट पे आपको क्या मिलता है? ये हो गया हमारे पास ड्राई डेंसिटी के, और यहाँ पे क्या हो गया? मॉइस्चर कंटेंट वाटर में। तो हम लोग जब इस तरीके से क्या बनाते हैं, कोई भी एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीके का, तो मान लेते हैं कि जिस पे ये मैक्स वैल्यू को क्या करता है? शो करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग रफ करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस तरीके का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है इस तरीके का, ये जो वाटर कंटेंट है, इस कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? MDD। MDD का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, या फिर आपको पता है डेंसिटी को हम लोग किस तरीके से यूनिट वेट में कन्वर्ट करते हैं? यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहाँ से हम लोग क्या करके पता कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? ध्यान समझिए, इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऑप्टिमम। इसके जो लेफ्ट पोर्शन में है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई ऑप्टिमम। ओके, ड्राई ऑप्टिमम। और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम लोग वेट ऑप्टिमम। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? वेट ऑप्टिमम। कंपैक्शन के चैप्टर में प्रॉपर वे में पढ़ाया जाता है कि परमेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, ड्राई ऑप्टिमम की या वेट ऑप्टिमम की? स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है? इसकी ज़्यादा होती है या इसकी ज़्यादा होती है? श्रिंकेज, स्वेलिंग, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अभी इतना टाइम नहीं है कि उसको सारे पॉइंट्सों को बताया जाए, सिर्फ मेरा काम था पॉइंटों को रिलेट कराना, उससे रिलेटेड पॉइंटों को बताना। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ध्यान देना है इस पॉइंट पे। फॉर बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी द फाइन ग्रेन सॉइल एंड कोर्स ग्रेन सॉइल्स आर कंपैक्टेड रिस्पेक्टिवली वेट ऑफ ऑप्टिमम इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। ओके, फाइन ग्रेन सॉइल जो होती है उसके लिए वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कंपेरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है ना,
जैसे क्ले होती है वो उसकी क्या होता है, बहुत बिल्कुल थिन पार्टिकल होता है। अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट आप ज़्यादा नहीं देंगे तो वो क्या कर जाएगा, उड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए क्या है, उसकी अगर बेटर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, वेट ऑफ और OMC चाहिए, जबकि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए क्या चाहिए, ड्राई ऑफ OMC चाहिए। ठीक है ना। अब आपने एक और ध्यान से समझना है इसको कि यहाँ पे दो टेस्ट होते हैं हमारे पास। एक होता है लाइट इंडियन स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, एक हैवी मतलब जैसे मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, या फिर कौन सा होता है, प्रॉक्टर टेस्ट होता है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड होता है और एक मॉडिफाइड होता है। उसी तरीके से हम लोग अपने इंडिया में क्या बोलते हैं, लाइट और हैवी के रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। तो प्लीज़ वहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में वो सारा डाटा आ जाएगा, तो मैं आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब कंपैक्टिव एफर्ट्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कंपैक्टिंग एफर्ट्स को इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट, जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो अपनी वैल्यू को कम करता है और ड्राई डेंसिटी की वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल बस ये थोड़ा सा मैं पॉइंट बता देता हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता भी है। इस तरीके का हमारे पास क्या आएगा, ग्राफ आएगा। ठीक है ना, इस तरीके का ग्राफ आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक ये वाला लाइन देखिए, इस लाइन में क्या हुआ, पहले ये था OMC 1, ये क्या हो गया डिस्टेंस OMC 2, ये था हमारे पास MDD 1, यस और नो, और ये हमारे पास कौन सा हो गया, MDD 2 हो गया, यस और नो, MDD 2। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप कंपैक्टिंग एफर्ट्स को, मतलब आप ज़्यादा उससे क्या कर रहे हैं, उसको कंपैक्ट कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा और ड्राई डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के केस में था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिंपल, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। एज कंपेयर टू, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके का देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज कंपेयर टू सैलो वेल डीप वेल हैव। तो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वेल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मोर डिस्चार्ज। ठीक है ना, तो जो एज कंपेयर टू सैलो वेल डीप वेल्स हैव क्या होता है, मोर डिस्चार्ज होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जो सिंपल क्वेश्चन है उनको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, उसमें एक्सप्लेन करने के लिए इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए उसमें हम लोग उतना ही काम करेंगे। डेशन प्लीज़ इस क्वेश्चन को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, बोले क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ए फुली सैचुरेटेड सॉइल। सबसे पहले आपको क्या दिया डिस्टेंस, फुली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड सॉइल। जब भी आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेई में इसी लेवल का क्वेश्चन बनता है जनरली। फुली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब हो गया SR इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द SR, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसका मतलब हो गया VW इक्वल टू VB, मतलब जो भी वॉइड्स हैं वो सारा किससे फिल कर रखे हैं हमने, वाटर से फिल कर रखे हैं। तो फुली सैचुरेटेड सॉइल मतलब SR इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, जब भी क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा हो, सैचुरेटेड गिवन कर रखा हो या फिर फुली सैचुरेटेड गिवन कर रखा हो, जैसे ए सैचुरेटेड सॉइल उन्होंने फुली नहीं दिया है, और क्वेश्चन में अगर SR का वैल्यू ना तो दे रखा है और ना ही पूछा हुआ है, प्लीज ध्यान से सुना इस स्टेटमेंट को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में सिंपल क्या लिख के दिया है, ए सैचुरेटेड सॉइल, ना तो उन्होंने डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू दी है और ना ही आपसे पूछी है, तो उस केस में आपने उसको फुली सैचुरेटेड लेकर के ही क्या करना है, कंसीडर करना है कि जो सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सॉइल को देखते हैं, सॉइल को जब आप देखते हैं इस तरीके से डिस्टेंस, तो हमारे पास 3 फेज होते हैं, सॉलिड, वाटर, एयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब आपके पास सॉइल है वो इस तरीके का है, ये तो सेम वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, सॉलिड, और यहाँ पे पूरा क्या आ गया इसमें, वाटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस, 3 फेज सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, 3 फेज सिस्टम। और इसको क्या बोलते हैं डिस्टेंस हम लोग, 2 फेज सिस्टम। क्या बोलते हैं, 2 फेज सिस्टम, यस और नो। 2 फेज सिस्टम का मतलब क्या है, सॉलिड एंड वाटर। इस केस में हो सकता है इन केस ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल। कैसा डिस्टेंस, फुली सैचुरेटेड सॉइल,
ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल, इस केस में ये हो सकता है। 3 फेज सिस्टम को, इसको हम लोग क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। कैसा डियर स्टूडेंट्स, ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में तीनों प्रेजेंट होते हैं, फुली सैचुरेटेड में ओनली 2 फेस होते हैं। ओके, अगर सैचुरेटेड सॉइल दे रखा है, इसका मतलब क्या है, SR = 1। क्लियर हो गया, सैचुरेटेड का मीनिंग क्लियर हो गया, ये भी आपको पता चल गया। एक और मैं बता देता हूँ, इट्स रेंज, जो इसका रेंज होता है डियर स्टूडेंट्स, SR > 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये गलत है। इसका जो वैल्यू होगा SR > 0 < 100। अगर इसको किस में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, तो ये होता है, मतलब ये 100 के बराबर या उससे कम होगा, 0 के बराबर या फिर उससे ज़्यादा होगा। ठीक है ना, इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको स्टूडेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है, इट इज़ द यूनिट वेट ऑफ द सैंपल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। सॉइल में आप किस किस एपरेटस की हेल्प से फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था, लास्ट क्वेश्चन में बताए थे हम लोग। फर्स्ट क्या हमारे पास डिस्टेंस, पिक्नोमीटर। सेकंड डिस्टेंस क्या है, 50 ml डेंसिटी बोतल और 500 ml फ्लास्क। बाय हेल्प ऑफ दीज 3 इंस्ट्रूमेंट्स से ही हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्या करते हैं, सॉइल फाइंड करते हैं। पिक्नोमीटर, 50 ml डेंसिटी बोतल, 500 ml फ्लास्क। तीनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान समझना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स से आते हैं किसी भी एग्जाम में जनरली, तो इसलिए कभी पूछ लिया पिक्नोमीटर से, कभी पूछ लिया 50 ml डेंसिटी बोतल से, कभी पूछ लिया 500 ml फ्लास्क के, सभी पूछ लिया कि किस किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, जिसमें तीनों ऑप्शन दे रखे हैं और तीनों ऑप्शन क्या होते हैं, और लास्ट ऑप्शन क्या होता है डिस्टेंस, ऑल ऑफ दिस। तो इस तरीके का हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जी पता चल गया, कितना दे रखा है डिस्टेंस, ये हमारे को दे रखा है 2.65। ओके, 2 पॉइंट कितना हो गया, 65। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंस वॉइड रेशियो, इट इज़ डिनोटेड E, और ये किसके इक्वल होता है डिस्टेंस, ये होता है हमारे पास VB/VS। यस और नो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कितना दिया डिस्टेंस, 0.75। क्या पूछा आपसे, वाटर कंटेंट इन परसेंटेज, मतलब आपसे पूछा है कि भैया W का वैल्यू बताइए कितना है, मॉइस्चर कंटेंट का वैल्यू पूछा है। तो जनरली हम लोग एक फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, आप सब इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जान रहे होंगे डिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। SE = W × G, इसको सहवाग बोलते हैं। ठीक है ना, जनरली लोग सहवाग बोलते हैं। SE = W × G, S इज गिवन, E इज गिवन, W पता करना है, G इज गिवन। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, 1 × E 0.75। यस और नो, 1 × E = W × G। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सा हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो 0.75 डिवाइड में व्हाट इज़ द G = 2.65 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, W में आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलिए। इसकी वैल्यू को अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना इसका वैल्यू आ रहा है। ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेते हैं इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट है डिस्टेंस 0.283। अब हम लोग देखते हैं किस में पूछा है इन्होंने, परसेंटेज में है या किस में है, इस तरीके का देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। 0.283 सिंपल सा हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया, SE = W × G। क्या कोई ऐसा है, देखिए डिस्टेंस इन्होंने किस में पूछा है, परसेंटेज में। अगर W का वैल्यू स्मॉल w = कितना आ रहा है, 0.283 आ रहा है। अगर आप इसको परसेंटेज में पूछेंगे तो सिंपल से क्या करेंगे, 0.283 × 100। विच ऑप्शन इज करेक्ट, D ऑप्शन इज करेक्ट डिस्टेंस। तो क्लियर हो गया यहाँ पे पॉइंट। ए फुली सैचुरेटेड सॉइल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी इज दिस वॉइड रेशियो। एक और मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, वो भी क्वेश्चन हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि जो वॉइड रेशियो इसका रेंज क्या होता है। ठीक है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ आकर के।
ठीक है ना। हम लोग इधर आ जाते हैं, इधर बता देते हैं रेंज ऑफ वॉइड रेशियो, कितना रेंज होगा डियर स्टूडेंट्स, E इक्वल टू वी बी अपॉन वी एस। देखिए ध्यान से, क्या वी बी का वैल्यू जीरो हो सकता है, बताइए, वी बी इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या सॉइल में, नो, कभी नहीं। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही नहीं है तो वाटर और सॉइल कहाँ आएगा, अगर वाटर और एयर कहाँ आएगा, अगर किसी सॉइल में वाटर और एयर ही नहीं है तो उसको हम लोग सॉइल नहीं कहेंगे, उसको सॉलिड कहेंगे। सॉइल इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो तीनों का रहना जरूरी है, तीन में से दो का तो रहना जरूरी है अगर तीन नहीं है, बट उन दो में सॉलिड क्या है, नेसेसरी है। विदाउट सॉलिड तो सॉइल ही नहीं होगा ना। अगर सॉलिड, लिक्विड, एयर, ठीक है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं इसका मतलब वी बी जीरो नहीं हो सकता। ओके, अब आप बताइए क्या वी बी इक्वल टू वी एस हो सकता है, यस हो सकता है। जितने वॉल्यूम वॉइड्स के उतने वॉल्यूम सॉलिड के हो सकते हैं। क्या वी बी ग्रेटर देन हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या वी बी लेस देन हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ई ग्रेटर देन जीरो, मतलब ई का वैल्यू क्या होगा, ई से क्या, जीरो से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ई किसके बराबर नहीं हो सकता, जीरो के बराबर नहीं हो सकता। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे कि बताइए भाई वॉइड्स जो वाटर कंटेंट है वो कैन बी ग्रेटर देन 100%। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चंस थे इनको बताने की कोशिश की यहाँ से रिलेटेड। नेक्स्ट देख रहे हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको ज़्यादा हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिनिमम साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिल्ट सॉइल। प्लीज़ समझिए यहाँ पे एक डाटा जो हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को जब क्लासीफाई करते हैं डिस्टेंस, तो इसके कितने पोर्शन आते हैं हमारे पास, इसके आते हैं डिस्टेंस 4। ठीक है, इस तरीके से हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इसको कौन कौन से पार्ट्स में हमने डिवाइड किया इसको। फर्स्ट हमारे पास होता है डिस्टेंस ग्रेवल। ग्रेवल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जी से। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस सैंड, कैसे डिनोट करते हैं, एस से। नेक्स्ट है सिल्ट, कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। नेक्स्ट है क्ले। ओके, और डिस्टेंस इससे भी पहले क्या होता है हमारे पास, कबल एंड बल्डर्स होता है, ठीक है ना। इससे भी पहले ग्रेवल से भी बड़ा साइज किसका होता है, कबल्स का। कबल से भी बड़ा किसका साइज होता है, बल्डर्स का। अगर हमारे पास साइज ये कहाँ से कहाँ तक तो होता है डिस्टेंस 7.5 टू कहाँ तक होता है डिस्टेंस 80 mm तक होता है। ध्यान से समझिए इसको, इसका साइज आपको पता होना चाहिए। 4.75 mm टू 80 mm, ठीक है। सैंड का अगर आप साइज देखेंगे तो डिस्टेंस ये हो जाएगा 75 माइक्रोन टू 4.75 mm हो जाएगा। सिल्ट का जब आप देखेंगे डिस्टेंस तो 75 माइक्रोन टू कितना होगा, 2 माइक्रोन होगा। और क्ले का क्या होता है डिस्टेंस, लेस देन 2 माइक्रोन होता है। सिल्ट का कितना होगा, 75 टू 2 माइक्रोन। क्ले का कितना होगा, लेस देन 2 माइक्रोन। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि अगर आपको सिल्ट का पूछा है तो किसका पूछा, डिस्टेंस mm में पूछा है। आप खुद देखिए ध्यान से, 1 मतलब 2 माइक्रोन, मतलब सबसे छोटा साइज़ क्या होगा, 2 माइक्रोन। इसको आप mm में कन्वर्ट करिए तो डिस्टेंस 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। और 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻³ mm के इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। देखिए अगर मैं माइक्रोन को क्या लिख सकता हूँ, 2 माइक्रोन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 माइक्रोन को ऐसा लिखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ mm। तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो 0.002 ये हो जाएगा हमारे पास mm। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा हमारे पास ए ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो दिखाई देगा। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सिल्ट सॉइल इज 0.02 mm, 0.04, 0.06, 0.08। जिस स्टूडेंट को इतना भी नहीं पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको अगर सैंड का भी साइज पता है तो भी वो बता सकता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो मिनिमम साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट सॉइल इज 0.002 mm होता है। ओके स्टूडेंट्स,
बिल्कुल क्लियर हो गया पॉइंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिए डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, पढ़िए एक बार। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। रैनकाइंस थ्योरी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, रैनकाइंस थ्योरी एक्टिव अर्थ प्रेशर। दो तरीके का होता है हमारे पास। कौन कौन सा जनरली जिसको हम लोग पढ़ते हैं, एक तो होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर और दूसरा हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव अर्थ प्रेशर, दूसरा होता है हमारे पास पैसिव अर्थ प्रेशर। अब जो यहाँ पे दो हम लोग जनरली थ्योरी को पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज द रैनकाइन थ्योरी, सेकंड वन इज द कूलम्स थ्योरी। यस और नो। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे को इसके अजम्पशंस पता होने चाहिए। तो रैनकाइन थ्योरी के अजम्पशंस क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान देना इस पर। सॉइल जो होना चाहिए, सॉइल इज होमोजीनियस, होमोजीनियस कॉमा क्या सा होना चाहिए, सेमी इनफाइनाइट, जो इसमें नहीं दे रखा है सेमी इनफाइनाइट, और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, जो इसमें नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। दे रखा है क्या आइसोट्रॉपिक, नो। ड्राई, ओके, एंड कोहेजन, कोहेजन लेस। ओके, जो सॉइल होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स वो कैसा होना चाहिए, सॉइल इज होमोजीनियस, सेमी इनफाइनाइट, आइसोट्रॉपिक, ड्राई एंड कोहेजन लेस होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा स्टूडेंट जो हमारे पास है, दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट सेम है, ग्राउंड सरफेस इज ए प्लेन। जो भी ग्राउंड सरफेस है वो क्या होना चाहिए डिस्टेंस, प्लेन होना चाहिए। जैसे समझने की कोशिश कीजिए, ग्राउंड सरफेस प्लेन का मतलब जैसे इस तरीके का हो सकता है इंक्लाइंड, या फिर ऐसे क्या हो सकता है हॉरिजेंटल हो सकता है, इस तरीके का जो ग्राउंड सरफेस ऐसे हो सकता है। पर ग्राउंड सरफेस कैसे नहीं हो सकता डिस्टेंस, देखिए ध्यान से, ग्राउंड सरफेस इस तरीके का नहीं हो सकता, मतलब ऐसे जाकर के ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है, मतलब ये प्लेन नहीं है। प्लेन हमारे पास इस तरीके का है या इस तरीके का, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, अनडिल्यूटेड नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, इंक्लाइन होना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या करेक्ट है। नेक्स्ट है, बैक ऑफ द वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर। ठीक है, कूलम्स में अगर यहाँ पे कूलम्स लिखा होता, रैनकाइंस के पे कूलम्स होता, तो आपने क्या देखना था, सॉइल, ये बिल्कुल सही है, सॉइल इज होमोजीनियस, सेमी इनफाइनाइट, आइसोट्रोपिक, ड्राई, कोहेजनलेस, ग्राउंड सरफेस इज ए प्लेन विच मे बी हॉरिजेंटल और इंक्लाइंड। वहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो किसका है, बैक ऑफ द वॉल इज वर्टिकल एंड रफ। क्या होता है डिस्टेंस, रफ। रफ होता किसके केस में, कूलम्स के केस में रफ होता। तो यही अजम्पशंस हमारे वहाँ पे भी क्या कर जाएंगे, वर्क कर जाएंगे। तो यहाँ से हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर रैनकाइन के केस में आता है तो कैसा होगा, कूलम्स के केस में आता है तो किस तरीके से होगा। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट एग्जिस्ट इन, किसमें एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। तो इसको हम लोग समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट हमारे पास, द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट एग्जिस्ट इन। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग बता सकते हैं, सैंडी सॉइल, सिल्टी सॉइल, ग्रेवल सॉइल, कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए प्लास्टिक जो है, जो हमारे पास क्या है प्लास्टिक, तो वो एग्जिस्ट किस में करता है, इसका सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, क्ले आएगा। परंतु पता नहीं इन्होंने कैसे क्वेश्चन दे दिया, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट एग्जिस्ट। प्लास्टिक लिमिट तो जनरली किस में आता है, हमारे पास क्ले में ही आता है, ध्यान समझना। सी और ए ऑप्शन कभी भी नहीं आएगा डिस्टेंस, क्या नहीं आएगा, ए और सी ऑप्शन तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो प्लास्टिसिटी को बिल्कुल भी क्या नहीं करता, शो नहीं करता है। तो डिस्टेंस प्लास्टिक लिमिट से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। पहले प्लास्टिक लिमिट क्या है, ओके, प्लास्टिक लिमिट, जो हमारे पास क्या है प्लास्टिक लिमिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PL बोलते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे ठीक है, ये किस किस के बिटवीन में है, ये वॉल्यूम वर्सेस वाटर कंटेंट। तो डिस्टेंस हमारे पास एक इस तरीके का ग्राफ बनता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आप। इस तरीके का एक ग्राफ बनता है और इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास 3 लिमिट्स हैं, इन तीनों लिमिट्स को देख लेते हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द लिक्विड लिमिट। ये हमारे पास क्या है? प्लास्टिक लिमिट। और डिस्टेंस ये हमारे पास क्या है? श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट, और इसको हम लोग क्या होते हैं, जो हमारे पास ये क्या है? लिक्विड स्टेट। कौन सा है डिस्टेंस? इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड स्टेट। ओके, ये हमारे पास है प्लास्टिक स्टेट। ये हमारे पास डिस्टेंस सेमी सॉलिड स्टेट। और डिस्टेंस ये हमारे पास है सॉलिड। इसको भी हम लोग थोड़ा सा क्या कर देते हैं, पूरा सही से बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड लिमिट क्या होता है? लिक्विड लिमिट, इट इज़ द बाउंड्री बिटवीन द प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। Plastic limit is the limit, yeah, it is the boundary between semi solid state between plastic state. Shrinkage limit, it is the state between solid state and semi solid state. एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है डिस्टेंस, वो कौन सा लिमिट होता है जिस लिमिट के बाद सॉइल अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिस्टेंस वो लिमिट कौन सा हमारे पास? श्रिंकेज लिमिट है। श्रिंकेज लिमिट के बाद देखिए वॉल्यूम क्या कर रहा है? रिडक्शन करता है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया डिस्टेंस? यहाँ पे जाकर के कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, तो जिस लिमिट के बाद सॉइल अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है, उस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। अच्छा, इनका ऑर्डर क्या है? लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, इनका ऑर्डर क्या डिस्टेंस? इनका ऑर्डर ये है। लिक्विड लिमिट का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। देखिए मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ये किसको बता रहे हैं? ये वाटर कंटेंट को बता रहे हैं। ठीक है ना, किसको बता रहे हैं? वाटर कंटेंट को बता रहे हैं। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू कितना होता है? 1। यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे भी कितना होता है डिस्टेंस? SR = 1। बट जब आप इस पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाता है? 0। इसका मतलब क्या है कि जितना वाटर उसमें से क्या करेगा? इवेपोरेट करेगा, उतने ही वॉल्यूम क्या आ जाएगा? उसके अंदर एयर आ जाएगा, बट उसका वॉल्यूम क्या नहीं करेगा? चेंज नहीं करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो प्लीज़ इस पॉइंट को हमने क्या रखना है? याद रखना है। दूसरा, अगर हमने यहाँ पे क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट को फाइंड करने के लिए ये एक और इन लिमिट को हम लोग अटरबर्ग लिमिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं डिस्टेंस? अटरबर्ग लिमिट के नाम से जानते हैं। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और जो हमारे पास ये लिक्विड लिमिट को फाइंड करने के लिए जिस एपरेटस का यूज़ किया जाता है उसको कैसे ग्रैंडे एपरेटस बोला जाता है। कौन सा एपरेटस बोला जाता है डिस्टेंस? कैसे ग्रैंडे एपरेटस बोला जाता है। प्लास्टिक लिमिट जिससे कैसे फाइंड किया जाता है? प्लास्टिक लिमिट फाइंड करने के लिए डिस्टेंस आपने क्या करना होता है? 50 ग्राम सॉइल सैंपल लेना होता है। और वो सॉइल सैंपल ध्यान से समझना, जब भी आप टेस्ट कर रहे हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है ना, एंड श्रिंकेज लिमिट, जब भी ये टेस्ट कर रहे हैं तो जो सॉइल है, सॉइल is passing through 425 माइक्रोन सीव। ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि सॉइल को हमने किससे पास करना होता है? डिस्टेंस 425 माइक्रोन सीव से क्या करना है? पास करना है। किस केस में? जब लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट का क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किस सीव से 425 माइक्रोन सीव से पास करते हैं। जब आप प्लास्टिक लिमिट का टेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस 50 ग्राम आपने क्या लिया? सॉइल सैंपल लिया जो 425 माइक्रोन सीव से आपने पास करा लिया। उसके बाद उस सॉइल सैंपल में आपने क्या करना है? वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड कर लिया आपने और उसको 5 स्पेयर्स में, 5 गोलियों में क्या करना है? गोलों में चेंज कर लेना है। उसके बाद आपने क्या लेना है? ग्लास शीट लेना है। ये ग्लास शीट हो गया आपके पास। इस ग्लास शीट पे जो आपने सॉइल को 5 पार्ट्स में, 5 स्पेयर्स में डिवाइड किया, एक स्पेयर को लीजिए और इसको इस तरीके से रोल कीजिए। रोल करते करते जो स्पेयर है उसको हमने किस में चेंज करना है? एक थ्रेड में चेंज करना है डिस्टेंस। अगर वो सॉइल सैंपल थ्रेड में चेंज हो जाता है और उसका डायमीटर कितना होना चाहिए? अप टू 3 mm होना चाहिए, मतलब 3 mm तक के डाया में अगर आपने उसको चेंज कर दिया और उसके अंदर अगर कोई भी क्रैक डेवलप नहीं होता है, दैट मीन्स वो सॉइल में क्या प्रेजेंट है? प्लास्टिसिटी प्रेजेंट है। ओके, हमने चेक कर लिया प्लास्टिसिटी प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे? अब उस सॉइल में से क्या करेंगे?
थोड़ा सा सॉयल सैंपल लेकर के बाय हेल्प ऑफ द ओवन ड्राई हम लोग क्या करेंगे, वाटर कंटेंट फाइंड करेंगे। जो वाटर कंटेंट आएगा वही लिमिट को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टिक लिमिट कहेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। तो प्लास्टिक लिमिट इस तरह से करते हैं। श्रिंकेज लिमिट फाइंड करने के लिए डिस्टेंस हम लोग अपरेटस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड लिमिट होता है डिस्टेंस, ध्यान से समझना, लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे ग्रैंडे अपरेटस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कैसे ग्रैंडे अपरेटस का यूज़ करते हैं। हमने थ्योरी लेक्चर्स में प्रॉपर वे में समझाया हुआ है, अपरेटस को दिखाया हुआ है, और वहाँ पे प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल भी होते हुए दिखाया है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इतने पे ही देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है डिस्टेंस, अच्छा वो नहीं बनेगा पर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है एक हमारे पास, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट के इक्वल होता है, ठीक है ना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, श्रिंकेज इंडेक्स होता है, श्रिंकेज लिमिट होता है। सारे मेथड्स फाइंड करने के अपने अपने क्या है मेथड्स हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डिस्टेंस के लिए। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या है, द बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम द मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट 4 to कितना होता है डिस्टेंस, 6% होता है जनरली। कितना होता है डिस्टेंस, 4 to 6%। अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं 5 पे टिक कर देता, बट आपने ध्यान देना है इस क्वेश्चन में आपने करेक्ट आंसर सी पे लाना है। किस पे लाना, डिस्टेंस सी पे बी पे लगाना है, 4% पे आपने लगाना है। बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब क्या होता है कि जब सैंड किसके कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कंटेंट में आता है, तो वो अपने वॉल्यूम को क्या करता है, डिस्टेंस चेंज करता है। क्या करता है, अपने वॉल्यूम को चेंज करता है। जब आप मॉइस्चर कंटेंट 4 to 6% ऐड करते हैं तो वो अपने वॉल्यूम को 20 to 40% क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। अगर आप उस सॉइल में 12 to 20% अगर मॉइस्चर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो वापस अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाता है। बल्किंग ऑफ सैंड किस में ज़्यादा होता है, फाइन ग्रेन में, फाइन एग्रीगेट्स में, कोर्स एग्रीगेट्स में। तो ध्यान देना, फाइन जो हमारे पास क्या होता है, फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल। क्लियर हो गया पॉइंट। जनरली इस पॉइंट को हम लोग कॉन्क्रीट में भी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पॉइंट को हमने ऑलरेडी पहले से एक्सप्लेन किया हुआ सारे को अच्छे से। नेक्स्ट है, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स। इसका जो भी क्वेश्चन आएगा वो अब आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सॉइल डिपॉजिट्स इट यूज टू एक्सप्रेस डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है ना। तो डेंसिटी इंडेक्स कहिए, ये किसके लिए होता है डिस्टेंस, द परसेंटेज वॉइड्स, द परसेंटेज मॉइस्चर्स, द रिलेटिव कम्पैक्टनेस, या ऑल ऑफ दीज। ये किसके लिए होता है डिस्टेंस, ये रिलेटिव कम्पैक्टनेस के लिए इक्वल होता है, ठीक है। जो डेंसिटी इंडेक्स है इसको हम लोग ID से डिनोटेड करते हैं, ID से डिनोटेड करते हैं। और डिस्टेंस ये किसके लिए, ये कौन सी टाइप सॉइल के लिए फाइंड किया जाता है, ये कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है। कोहेजन लेस सॉइल के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। कोहेजन लेस सॉइल के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इसका डिस्टेंस हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ID, ध्यान समझना। परसेंटेज में देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, सिंपल सा ID देख लीजिए, ठीक है ना। ID देख लीजिए आराम से। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो आप रिलेटिव इंडेक्स जो आप फाइंड करते हैं, रिलेटिव कम्पैक्टनेस, या फिर जो हमारे पास क्या है डेंसिटी इंडेक्स, तो ये किस टाइप की सॉइल के लिए करते हैं हम लोग, फाइन ग्रेन मतलब कोहेजिव सॉइल के लिए या फिर कोहेजन लेस सॉइल के लिए। कोहेजिव सॉइल में C का वैल्यू होता है, फाई क्या होता है, 0 होता है। कोहेजन लेस सॉइल का एग्जांपल हमारे पास डिस्टेंस क्या है, सैंड इज ए कोहेजन लेस सॉइल, मतलब यहाँ पे कोहेजन का वैल्यू क्या होता है 0, बट फाई का अपना क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू होता है फॉर कोहेजन लेस सॉइल के लिए। ID का जो रिजल्ट है डिस्टेंस ये होता है हमारे पास E मैक्स माइनस E नेचुरल अपॉन E मैक्स माइनस E मिनिमम। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर ये परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे डिस्टेंस। E मैक्स का मतलब क्या होता है, E मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वॉइड्स। तो बोलिए किस टाइप की सॉइल में हो गए, 2-3 तरह का सॉइल है हमारे पास। E मैक्स का मीनिंग क्या है डिस्टेंस,
इसका मतलब है voids इन लूज सॉइल। लूज सॉइल मतलब बिखरी हुई है, पार्टिकल एक पार्टिकल से डिस्टेंस पर है। ई नेचुरल, ई नेचुरल का मतलब क्या है डिस्टेंस, voids इन नेचुरल सॉइल। अब नेचुरल सॉइल का मतलब क्या डिस्टेंस, जो आपके ग्राउंड पर है, एग्जिस्ट में कर रहा जो। ई मिनिमम का मतलब क्या है डिस्टेंस, इसका मतलब होता है voids इन डेंस सॉइल। मतलब डेंस सॉइल का मतलब है जहाँ पे voids क्या हैं, कम हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आईडी का वैल्यू फाइंड करते हैं। परसेंटेज आईडी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मेन मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है। और ये किसके लिए होता है डिस्टेंस, रिलेटिव कम्पैक्टनेस पता करने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कि भाई अगर सॉइल में इतना ज़्यादा वॉइड्स हो जाएगा तो उसका रिलेटिव कम्पैक्टनेस क्या होगा, कि वो ज़्यादा कम्पैक्ट है या कम कम्पैक्ट है। इस चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द डेंसिटी इंडेक्स की हेल्प से क्या करते हैं, पता करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक तो ये याद रखना, फॉर्मूला भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्या करता है, वो हमारे को वॉइड रेशियोज दे करके आईडी का वैल्यू पूछता है। और काफ़ी बार क्वेश्चन में क्या करता है, ई मैक्स, ई नेचुरल, ई मीन तीनों दे करके आपसे पूछा जाता है कि वो सॉइल हमारे पास कैसा है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे को क्या करना है, इस टेबल का क्या करना है, यूज़ करना है कि वो सॉइल लूज है या फिर वो सॉइल क्या है, वेरी लूज है, वो सॉइल हमारे पास किस तरीके का है। देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको, ये हमारे पास है आईडी दे रखा है और ये हमारे पास क्या डिस्क्रिप्शन में है। अगर आईडी का परसेंटेज में हम लोग वैल्यू देख रहे हैं, अगर यहाँ से ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मेन मल्टीप्लाई 100 से अगर हमारे पास इस रेंज में वैल्यू आती है, 0 से 15% में वैल्यू आती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस वेरी लूज सॉइल कहेंगे। मतलब आईडी का वैल्यू क्या बहुत कम है। अगर डिस्टेंस 15 से 35 में है तो वो किस में होगी, लूज में होगा। डिस्टेंस अगर 35 टू 65 में तो मीडियम होगा, 65 टू 85 में तो डेंस होगा, 85 टू 100 में तो वेरी डेंस होगा। तो एग्जाम में काफ़ी बार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि डेंस सॉइल है तो बताइए जो हमारे पास आईडी का वैल्यू हो वो किस रेंज में लाई कर रहा होगा। या कभी कभी हमारे को इस रेंज को दे करके वो पूछता है कि सॉइल किस तरीके का होगा, वो लूज होगा, वेरी लूज होगा, या फिर मीडियम होगा, डेंस होगा, वेरी डेंस होगा। तो इस तरीके के डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ आपने उसको समझना है। गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। गामा डी का फॉर्मूला क्या होगा, गामा डी इक्वल टू होता है जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। यस और नो। अब आप खुद बताइए, अगर ई का वैल्यू मैक्स है, अगर ई का वैल्यू मैक्स है तो गामा डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मिन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने ई की वैल्यू को बढ़ाया, सपोज देखिए इस वैल्यू को आप कांस्टेंट कर लीजिए, क्योंकि आपने सॉइल को चेंज नहीं किया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज नहीं होगा। गामा डब्ल्यू इज कांस्टेंट 9.81 मल्टीप्लाई 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हम लोग क्या कर रहे हैं, ई का पहले वैल्यू था 1, तो इस वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 2। अगर आपने ई का वैल्यू कर दिया 2 तो गामा डी का वैल्यू कितना हो गया, डिस्टेंस जी गामा डब्ल्यू अपॉन कितना हो गया 3। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग वॉइड्स का ई का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो गामा डी का वैल्यू क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये पहले कितना था 0.5 जी गामा डब्ल्यू था, अब कितना हो गया 0.33 जी गामा डब्ल्यू हो गया। इसका मतलब है गामा डी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन ई। यस और नो। यस। अब हमारे को डिस्टेंस यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने इसको बताया है कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में जब थोड़ा सा अच्छा से क्वेश्चन सेट करता है एग्जामिनर, तो कभी कभी हमारे को वो गामा डी के रिस्पेक्ट में वैल्यू दे करके आईडी का वैल्यू पूछता है। तो उस केस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, उनको पता तक भी नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे को ध्यान देना है। अगर ये मैक्स है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई मैक्स इक्वल टू 1 अपॉन गामा डी मेन लिख सकता हूँ क्या। क्योंकि देखिए जब ये मैक्स होगा तो उस केस में मेन होगा, तो ई मैक्स को और मतलब इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, और ई मेन को क्या लिख सकता हूँ डिस्टेंस में, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन गामा डी मैक्स लिख सकता हूँ। इसका मतलब हमारे को एक रिजल्ट मिल गया यहाँ पे। वो रिजल्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस रिजल्ट को देखिए आप। यहाँ पे रिजल्ट क्या है हमारे पास, परसेंटेज आई डी इक्वल टू क्या होगा,
ई मैक्स है, ई मैक्स को हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन गामा डी मेन, माइनस साइन को माइनस साइन 1 अपॉन गामा डी नेचुरल अपॉन क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स 1 अपॉन गामा डी मेन माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्स। इस तरीके से मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स 100 कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा कि इस तरीके से हमारे पास क्या आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आईडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में बने वो मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। कौन कौन से क्वेश्चन है प्लीज़ एक बार फिर से देख लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है कि डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सॉइल डिपॉजिट यूज टू एक्सप्रेस द रिलेटिव कम्पैक्टनेस। ग्रेवल के केस में मतलब लूज सॉइल है, नेचुरल सॉइल का लूज सॉइल के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा कम्पैक्टेड है। कम्पैक्ट का मतलब जिसमें वॉइड रेशियो क्या है, कम है, वो ज़्यादा क्या है हमारे पास कम्पैक्टेड होगा। अगर हमारे पास डेंस है, लूज है, तो ये हमको कम्पैक्टनेस को चेक करना होता है, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होता है ये किस टाइप की सॉइल के लिए आप चेक कर सकते हैं, क्या फाइन ग्रेन सॉइल के लिए करेंगे, नो ओनली सॉरी फाइन ग्रेन का मतलब नहीं यहाँ पे किससे, कोहेजन लेस या कोहेजिव सॉइल के लिए, तो ओनली फॉर कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द फॉर्मूला, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन मल्टीप्लाई 100। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन होता है टेबल से रिलेटेड कि आपको सारा डाटा दे रखा है, ई मैक्स दे रखा है, ई नेचुरल दे रखा है, ई मीन दे रखा है, आपसे पूछेगा कि बताइए आईडी का वैल्यू कितना है। मान लेते हैं वो किसी इस रेंज में आएगी, तो बताइए सॉइल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वेरी लूज सॉइल है, लूज सॉइल है, मीडियम सॉइल है, डेंस सॉइल है, वेरी डेंस सॉइल है। इस तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं माय डियर। तो जितने भी क्वेश्चंस थे और लास्ट हमारा क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होता है गामा डी। इस फॉर्मूले से भी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितने भी जेई एसडीओ में क्वेश्चन आए हैं, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं हो सकता है मैक्सिमम केस में, ठीक है ना, गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है ना। कपड़े आजकल कपड़े का वो है ना कि भाई कपड़े का फैशन का दौर है, कपड़े की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे ही है भैया, आजकल यहाँ पे क्या है, एक से एक क्वेश्चन बन जाता है। पर ज़्यादातर हमारी कोशिश है कि जितने भी क्वेश्चंस हों उन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। मेरी कोशिश तो यही है आपके लिए। अब हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी। कौन सा क्वेश्चन आ गया बोलिए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12। ए सॉइल सैंपल हैज ए पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, n इक्वल टू 0.4, यस और नो। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अच्छा पहले पोरोसिटी, पोरोसिटी को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। व्हाट इज दिस, इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। और डियर स्टूडेंट्स इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, इसका जो रेंज है प्लीज़ रिमेंबर, इसका रेंज ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि n का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन 0 होता है, बट लेस देन क्या होता है 1 होता है। इसको थोड़ा मैंने गलत कर दिया, इसको ऐसे नहीं लिखना हमने, इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखना है, ना तो इसका वैल्यू 1 होता है और ना वैल्यू इसका 0 होता है। इसका वैल्यू ऑलवेज 1 से लेस होगा, 0 से ज़्यादा होगा। और एक और ध्यान देना, ई का जो वैल्यू होता है वो हमेशा पोरोसिटी से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ऑलवेज ज़्यादा होता है। रीज़न देखिए, ये हमारे पास क्या था, ई इक्वल टू था वी वी अपॉन वी एस। आप देखिए वी वी, यहाँ पे भी क्या है वी वी, यहाँ पे क्या है वी, यहाँ पे क्या है वी एस। जो v है ये किसके इक्वल होता है, वी एस प्लस वी वी के इक्वल होता है। आप खुद बताइए, अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, कम होगा, होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब आपने ध्यान देना है, कभी अगर कैलकुलेशन नहीं है, टाइम नहीं है, तो उस केस में इस रिलेशन को देख लीजिए। ऐसा तो नहीं है कहीं आपको ई का वैल्यू एन से क्या है, एन का वैल्यू, ई का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा, इवन बराबर भी नहीं होगा, बराबर भी नहीं होगा, हमेशा वॉइड रेशियो का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि बराबर तो तब हो सकता है ना जो इसमें से कोई एक वैल्यू 0 हो जाए, और आपको पता है इन दोनों में से कोई भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती सॉइल के केस में। ना तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 हो सकता है, ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 0 हो सकता है, इसलिए इसकी वैल्यू बराबर नहीं हो सकती है। मैंने ई ग्रेटर देन एन बोला है, इक्वल टू नहीं बोला है। तो एक तो हमारे पास ये हो गया, ओके। अब हमारे को क्या करना है, नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द 2.7, ओके। ड्राई डेंसिटी ऑफ द सैंपल, डिस्टेंस गामा डी का वैल्यू क्या है। सबसे पहले हमारे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई, यस और नो, सिंपल सा। बट आप क्वेश्चन में देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या देखा है 1.92, 1.62, 0.67। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है, इसका मतलब उन्होंने लिख के क्या दिया, ड्राई डेंसिटी। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यूनिट वेट ऑफ ड्राई डेंसिटी, यूनिट वेट ऑफ ड्राई यूनिट वेट लिख दिया मैंने। व्हाट इज दिस, दिस इज द ड्राई यूनिट वेट। क्या मेरे से ड्राई यूनिट वेट पूछा गया है,
नहीं, मेरे से क्या पूछा गया है, मेरे से पूछा उन्होंने ड्राई डेंसिटी। तो सर इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? यस, मेरे से उन्होंने रो डी का वैल्यू पूछा है, ना कि गामा डी का वैल्यू पूछा है। तो सर रो डी का वैल्यू क्या होगा? यस, जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई के इक्वल होगा। सर दोनों में डिफरेंस है क्या? यस डिफरेंस है। ये रो डब्ल्यू है, ये सॉरी ये क्या है? गामा डब्ल्यू। ये क्या है? रो डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? रो डब्ल्यू मल्टीप्लाई जी के इक्वल होता है। जी ये वाला जी है, ठीक है ना, स्पेस ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ये एक हमारे पास रिलेशन होता है, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान रखना। तो सर रो डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है? रो डब्ल्यू इक्वल टू होता है 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है ना बेटा। रो क्या का वैल्यू होता है? 1 ग्राम पर सीसी। अब तो सर हमारे को सारे डाटा पता चल गए, हम तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यस, तो बोलिए रो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो डी इक्वल टू हो गया जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब आप देखिए ध्यान से थोड़ा सा, जी का वैल्यू है कितना है? जी का वैल्यू कितना दिया? डिस्टेंस 2.7, 2.7। रो डब्ल्यू का वैल्यू कितना? 1 अपॉन 1 प्लस, सर ई का वैल्यू नहीं दे रखा है। यस, ई का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो इस केस में हमको ई का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो ई इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस? ई इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। तो सिंपली देखिए 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 बाय 0.6। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 2/3 हो जाएगा। कैसे नो? यही होगा 2/3। अब आप खुद सॉल्व कर लीजिए। 2/3 इक्वल टू कितना होता है? 0.667 के इक्वलेंट होता है। क्या ये पोरोसिटी से ज़्यादा है? नहीं है? यस ज़्यादा है। इसका मतलब हो गया 2/3 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.7 मल्टीप्लाई 3 बाय कितना हो गया? 5। तो कितना हो गया? 2.7 मल्टीप्लाई 3 8.1 डिवाइड में 5 डिवाइड कर लीजिए। 5 एकम 5 बचे कितने? 30। 5 इंग 30, 5 इंग 30, 5 दूनी 10, 1.62। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? देखते हैं है या नहीं। यस, यस डियर स्टूडेंट्स, विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा मेरे हिसाब से। और कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली हमारे किस में पूछे जाते हैं? JSDO में पूछे जाते हैं। सारे फॉर्मूलेज हमारे को पता होना चाहिए। डाई डेंसिटी क्या है, यूनिट वेट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए। 50% अगर आपको इंजीनियरिंग आती है, सिविल इंजीनियरिंग आती है, तो आपका एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है। 50% सिविल इंजीनियरिंग, मतलब हर सब्जेक्ट को आप 50% नहीं कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा कर सकते हैं क्या सर हम 50% ही सब्जेक्ट को करें? नहीं, ऐसे नहीं होता है। मतलब कुछ सब्जेक्ट जो है, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इन टॉपिकों को ध्यान दीजिए। सॉइल, सॉम, सर्वे, ठीक है, RCC, फ्लूइड मैकेनिक्स, एट लीस्ट ये 5 सब्जेक्ट तो अच्छे से आपको होने चाहिए। ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। सॉइल, सॉम, सर्वे, RCC, फ्लूइड मैकेनिक्स। और हमारे पैनल पे, हमारे जो चैनल है कृष्णा टेक्निकल पाठशाला, ठीक है ना, कृष्णा टेक्निकल पाठशाला पे जो मैं टीच कर रहा हूँ वो है हमारे पास सॉइल, सर्वे एंड RCC। और हमारे तेजेंद्र पाल सर हैं, वो टीच कर रहे हैं सॉम, EM इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके स्टूडेंट्स, और भी हमारे टीचर्स हैं, शेखर सर हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट, जिसमें आपका क्या रेलवे है, हाईवे है और एयरपोर्ट है सारा। एक हमारे शैलेश सर हैं, वो हमारे को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, ठीक है। और भी सर हैं, ठीक है, बहुत सारी फैकल्टी टीम है, अच्छे हैं, सब लोग कर रहे हैं अपना अपना काम। तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है जी हमने? अब दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए? पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, ये किसका? अच्छा नहीं, पहले इसको करना पड़ेगा क्योंकि इसकी टेबल यहाँ पे दे रखी है। ओके, ये क्या किया हमने? इसको कुछ ज़्यादा नीचे ले गए ना हम लोग, ये तो दिक्कत हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसी को सॉल्व किया जाएगा। उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा क्योंकि अभी पैनल में क्या हो गया, नीचे चला गया ज़्यादा।
आ नहीं रहा ऊपर भाई, आ जा, एक सेकंड देखते हैं हम लोग। ओह शुक्र है आ गया। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को पहले सोल्व करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का टेबल दे रखा हमारे को उधर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं इसको ध्यान से। क्वेश्चन देखिए क्या है प्लीज़, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से आपके सामने। ये हमारे को दे रखा है, इन विच सॉइल द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल बी लीस्ट। ध्यान समझिए इसको। तो इसका आंसर तो है डियर स्टूडेंट्स ग्रेवल। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ग्रेवल। अगर आपको कैपिलरी राइज का वैल्यू फाइंड करना है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक कंटेनर है इस तरीके से, और हम लोग देखते हैं इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, जब एक पाइप को इस तरीके से रखते हैं, ठीक है ना, सिस्टम होता है उसमें, तो इसमें क्या करता है, वाटर एक पर्टिकुलर हाइट तक ही क्या करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने स्टडी करना है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए प्लीज़। थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं और क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास ए कोर्स ग्रेन सॉइल हैज़ ए वॉइड रेशियो। कैसा सॉइल है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स? एक कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है, हैज़ ए वॉइड रेशियो, मतलब ई का वैल्यू आपको दे रखा है 0.78। ओके, एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कैपिटल जी इक्वल टू कितना डियर स्टूडेंट्स? 2.69 है। द क्रिटिकल ग्रेडियंट का मीनिंग होता है आई सी एट विच क्विक सैंड कंडीशन। क्विक सैंड कंडीशन, ओके डिस्टेंस प्लीज। क्विक सैंड कंडीशन में विल ऑकर, मतलब आईसी का उन्होंने वैल्यू पूछा है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब इसका हम लोगों ने देखना सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग समझना चाहते हैं व्हाट इज द क्विक सैंड कंडीशन। क्विक सैंड कंडीशन, तो प्लीज़ सबसे पहला पॉइंट तो एग्जाम में यही पूछा जाता है, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉइल। क्या डिस्टेंस? इट इज ए कंडीशन। ये क्या है? कंडीशन है। कंडीशन का मतलब क्या है? एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है? बिकम्स जीरो। इसमें डिस्टेंस क्या बन रहा है? जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। ध्यान समझिए। तो एक तो ये हो गया क्विक सैंड कंडीशन। क्या होता है? कंडीशन होता है। क्विक सैंड कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से पहले इसको वो कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस होना चाहिए सही से। ओके, नेक्स्ट इसको देखते हैं हम लोग। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये कब होता है, क्विक सैंड कंडीशन कब होता है? सीपेज। ओके, कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन है डिस्टेंस क्विक सैंड कंडीशन occur when seepage flow upward direction। ध्यान समझिए इसको। क्विक सैंड कंडीशन कब होता है? जब सीपेज फ्लो क्या होता है? अपवर्ड किस में होता है? डायरेक्शन में होता है। तो डी स्ट्रेंस यहाँ पे एक फोर्स वर्क करता, क्या करता है, मतलब हमारे पास यहाँ पे एक सीपेज प्रेशर होता है। सीपेज प्रेशर वर्क in the same direction of flow of water।
मतलब जिस डायरेक्शन में क्या होगा, वाटर फ्लो कर रहा होगा। अगर वाटर ऊपर से नीचे आ रहा है तो सीपेज प्रेशर भी ऊपर से नीचे आएगा। अगर वाटर फ्लो का नीचे से ऊपर हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल, कैसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, डैम हो गया इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर है, इस तरीके से वाटर है हमारे पास, यहाँ पे वाटर है। अब यहाँ से वाटर क्या करता है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप खुद सोचिए, ये कौन सा डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये कौन सा डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो सीपेज प्रेशर करेगा उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है। इस तरीके से वाटर क्या कर रहा है, फ्लो करके जा रहा है। और यहाँ पे सीपेज प्रेशर क्या होगा, इस तरीके का होगा। यहाँ पे कभी भी क्विकसैंड कंडीशन ओकर नहीं होगी, क्विकसैंड कंडीशन यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वाटर आ जाएगा इस तरीके से। तो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल सा है। यहाँ पे हम लोग करते हैं सीपेज प्रेशर इक्वल टू डिस्टेंस किसके इक्वल होता है हमारे पास, समझड यूनिट वेट के इक्वल हो जाता है। समझड यूनिट मतलब किसके हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा। मतलब उसको हम लोग लिखेंगे, जो सीपेज प्रेशर है, सीपेज प्रेशर का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो है गामा डब्लू इंटू एच हाइट तक है। और डिस्टेंस ये हमारे पास होता है गामा डब्लू डैश इंटू किसको हो जाएगा, जेड के इक्वल हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि जेड मतलब क्या है, हाइट का सॉइल सैंपल है, इतना हाइट का क्या है, सॉइल सैंपल जिससे क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो इसका जो वेट होगा पर यूनिट मतलब हाइट का, वो कितने का होगा, हमारे पास गामा डैश के इक्वल होगा। तो डिस्टेंस यहाँ से हम लोग पता कर रहे हैं, एच बाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा डैश बाय गामा डब्लू इक्वल टू किसको होता है, ये आई सी के इक्वल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पर यूनिट लेंथ के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आई सी इक्वल टू आ गया डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारे पास गामा डैश बाय गामा डब्लू। व्हाट इज द गामा डैश, गामा डैश इज द समझड वेट जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू अपॉन गामा डब्लू। तो गामा डब्लू कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस आई सी इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को क्या रखते हैं, याद रखते हैं रिजल्ट को, ठीक है। इस रिजल्ट्स को आपने क्या रखना है, डिस्टेंस याद रखना है। तो क्विकसैंड कंडीशन से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं कि ये किस टाइप की सॉइल में होता है, उसको मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। अब हमारे को सबसे पहले हम लोग आई सी का वैल्यू पता कर लेते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई सी। तो अब आई सी का आपको रिजल्ट क्लियर हो गया डिस्टेंस। क्या रिजल्ट है आपका आई सी का, बोलिए। आई सी इक्वल टू हो गया हमारे पास, आई सी इक्वल टू है जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। तो व्हाट इज़ द आई सी, जी का वैल्यू कितना, डिस्टेंस 2.69 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। 1 प्लस ई मतलब कितना हो गया, 1 प्लस 0.78। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिस्टेंस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस, हमारे पास आ जाएगा आई सी इक्वल टू 1.69 अपॉन 1.78। अब आप खुद सोचिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या छोटा, इसका मतलब लेस देन 1 होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में से आंसर आएगा डिस्टेंस। इसका मतलब ये कितना है, 0.67। ये देखिए ये कितना है, 0.78। ये कितना है, 0.169। अगर आप इसको देखेंगे तो कितना आएगा, 0.94 के क्या आएगा, इक्वलेंट आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, जब भी आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द, यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने, क्रिटिकल ग्रेडियंट। क्रिटिकल ग्रेडियंट मीन्स हो गया हमारे पास आई सी, क्लियर हो गया। क्रिटिकल ग्रेडियंट का वैल्यू क्या है, आई सी इक्वल टू किसका होगा, जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई के इक्वल होगा। एक और भी फॉर्मूला आता है डिस्टेंस का, वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। आई सी इक्वल टू, वैसे ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉइल में ऑलरेडी बहुत फॉर्मूले होते हैं। जितना कम फॉर्मूलेज आप याद करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, कभी कभी क्या करता है वो पोरोसिटी आपको गिवन करके दे देगा। क्या गिवन करेगा, पोरोसिटी। तब आपको आईसी का वैल्यू पूछेगा, पोरोसिटी गिवन कर रखा होगा, जी का वैल्यू गिवन कर रखा होगा, तब पूछेगा बोले कि बताइए कि क्रिटिकल ग्रेडियंट का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आपको एन पता है तो ई का वैल्यू पता कर सकते हैं, एन अपॉन 1 माइनस एन। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी माइनस 1 अपॉन, ठीक है, आई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस एन अपॉन एन, सॉरी 1 माइनस एन। जब आप इसको देखेंगे डिस्टेंस तो क्या होगा, जी माइनस 1 अपॉन एलसीएम कितना हो गया, 1 माइनस एन प्लस एन
अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस एन, तो फाइनली हो जाएगा g माइनस 1 इंटू 1 माइनस एन। तो इस रिजल्ट को भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बाय हेल्प ऑफ आप इस रिजल्ट को याद रख लीजिए, g माइनस 1 इंटू 1 माइनस एन, या फिर आप क्या करिए इस वाले रिजल्ट को यूज़ कीजिए, इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट आएगा। डियर स्टूडेंट्स, और कैसा क्वेश्चन बनेगा, और कैसा क्वेश्चन बनेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा वो यही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि ये किस टाइप की सॉइल में होता है। क्या होता है, किस टाइप की सॉइल में होता है, ये कोहेजनलेस सॉइल में होता है या कोहेसिव सॉइल में होता है। तो ध्यान देना प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, जो क्विक सैंड कंडीशन होता है ये कोहेजनलेस सॉइल में होता है, ठीक है ना। किस टाइप की सॉइल में होता है, ये हमारे पास देखिए ध्यान से, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, क्या रिजल्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा बार डैश टेन फाइव, ठीक है। इस तरीके से ध्यान समझना, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंग है ये फॉर्मूला, ये तरजागी के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, ये तरजागी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि उन्होंने इफेक्टिव स्ट्रेस को कंसीडर किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस किसके इक्वल हो गया, 0 के। बताइए C4 कोहेजनलेस सॉइल, C4 कोहेजनलेस सॉइल, अगर आप कोहेजनलेस सॉइल में C का वैल्यू देखेंगे तो किसके इक्वल होता है डिस्टेंस, 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब हो गया 0 प्लस 0 इंटू 10-5, तो ये वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेंथ है वो बिकम्स टू किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। बट इन केस कोहेसिव सॉइल, but in case of cohesive soil C not equal to 0, for example क्या है, clay, yes or no, clay is the example of cohesive soil। अगर आप यहाँ पे shear strength पता करेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, C प्लस 0 इंटू कितना हो जाएगा 10 डैश, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, ये तो 0 होगा, बट S इक्वल टू किसको हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। क्या यहाँ पे वो अपनी shear strength को लूज कर देता है, नहीं। तो ध्यान देना, कभी भी क्विक सैंड कंडीशन किस में नहीं होता, कोहेसिव सॉइल में नहीं होता है, क्योंकि उसके पास क्या होती है, कोहेजन प्रॉपर्टी होती है। तो ये जनरली जो हम लोग देखते हैं क्विक सैंड कंडीशन जनरली ऑकर इन फाइन सैंड एंड सिल्ट, कोर्स सिल्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने क्या रखना, याद रखना डिस्टेंस। इतने पॉइंट्स अगर आपको सारे क्लियर हैं तो क्या हो जाएगी, बात बन जाएगी। जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इस तरीके का है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये हमारे पास किससे रिलेटेड था डिस्टेंस, ये था हमारे पास एक कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का हमारे पास था, हैज ए वॉइड रेशियो इज दिस। तो इस तरीके से हमने आंसर भी पता कर लिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं डिस्टेंस हम लोग, जो देखें अब थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, अब इनमें टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्या कहता है डिस्टेंस, सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज कॉज ड्यू टू। तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन, पहले तो हमको पता होना चाहिए कंसोलिडेशन कौन सा होता है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल सैंपल। मतलब यहाँ पे जब हम लोग कंसोलिडेशन पढ़ते हैं तो दो तरह के कंसोलिडेशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन, एक होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, दूसरा इसमें क्या होता है, वाटर का एक्सपल्सन होता है। जब आप क्या करते हैं, लोड लगाते हैं तो इसमें से क्या होता है, वाटर का एक्सपल्सन हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर का एक्सपल्सन होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप हो गया। उस टाइम पे हम लोग कहेंगे कि प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बट उसके बाद भी क्या कर रहा है, वो वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद भी क्या कर रहा है, वो अपने वॉल्यूम को चेंज कर रहा है। वाटर का एक्सपेल्सन नहीं हो रहा है, फिर भी वॉल्यूम को चेंज कर रहा है। तो उस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंसोलिडेशन कहेंगे। और डीएसटेंस ये किसके कारण होता है, इट इज़ ड्यू टू, ठीक है, ये किसके कारण होता है, इट इज
ड्यू टू creep and rearrangement of particles मेनली जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान देते हैं। सेकेंडरी कंसोलिडेशन में कभी भी क्या नहीं होता, वाटर का एक्सपेल्सन नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा डिस्टेंस का? बी ऑप्शन आएगा। क्या आंसर है? क्रीप। तो क्रीप इस क्वेश्चन का क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा? द अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज जनरली एप्लीकेबल टू सैचुरेटेड क्ले फॉर विच द अपेरेंट एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस इज 0 डिग्री। इसका सिंपल से इस तरीके से याद रख सकते हैं डिस्टेंस कि जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट is conducted for saturated clay। ओके, फाई का जो वैल्यू होता है इन केस ऑफ क्ले कितना होता है? डिस्टेंस 0 होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 ऑप्शन होगा, ठीक है। सैचुरेटेड क्ले के केस में कितना होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस ड्रेन कंडीशंस आर बेस्ट कंट्रोल्ड ड्यूरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या आएगा? वो हमारे पास आएगा डिस्टेंस ट्राई एक्सियल टेस्ट। ड्रेन कंडीशंस आर बेस्ट कंट्रोलिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। तो डिस्टेंस शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर फाइंड करने के लिए ध्यान से समझना, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स सी एंड फाई को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। और डिस्टेंस कितने टेस्ट होते हैं हमारे पास? हमारे पास 4 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट shear टेस्ट। डिस्टेंस नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई एक्सियल shear टेस्ट। थर्ड है डिस्टेंस अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। लास्ट है डिस्टेंस वेन शेयर टेस्ट। वेन शेयर नहीं शेयर, ठीक है, वेन शेयर टेस्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज आपने याद रखने इनके लिए। डायरेक्ट शेयर टेस्ट जनरली कंडक्टेड फॉर ग्रेनुलर सॉइल सैंपल, ठीक है ना, ग्रेनुलर सॉइल सैंपल। और इसका एक डिमेरिट होता है या फिर उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, इस जो जब डायरेक्ट शेयर टेस्ट है इसमें सी एंड फाई का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। इसमें नॉर्मल लोड लगाते हैं और एक इसमें शियर लोड लगाते हैं। नॉर्मल लोड लगा करके फिर शियर लोड में एक स्ट्रेन से कांस्टेंट स्ट्रेन से इसकी वैल्यू को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो वहाँ पे एक फेलियर प्लेन बनता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका जो फेलियर प्लेन होता है वो कैसा होता है? वर्टिकल फेलियर प्लेन बनता है यहाँ पे, हॉरिजेंटल फेलियर प्लेन बनता है, या इंक्लाइन फेलियर प्लेन बनता है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्री डिटरमाइंड है जो फेलियर प्लेन है वो कैसा है? हॉरिजेंटल है। ओके, फेलियर प्लेन कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? हॉरिजेंटल। ध्यान देना, एक काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एक बॉक्स है, उसमें इस तरीके का जब लोड लगेगा तो वो क्या होगा? इंक्लाइन टाइप में बनेगा।
इस तरीके से बनेगा, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें प्री डिटरमाइंड है, मतलब पहले से फिक्स है कि इसमें बनने वाला जो फेलियर प्लेन होगा वो कैसा होगा, हॉरिजेंटल होगा। ये सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ध्यान समझिए इसका। एक तो है जनरली कंडक्टेड फॉर ग्रेनुलर सॉइल, इसका जो फेलियर प्लेन होता है वो कैसा होता है, डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजेंटल होता है। अच्छा, इसमें वाटर को क्या है, ड्रेन करने की कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, समझ रहे हैं ना। वाटर इसमें से क्या कर सकता है, इजीली एक्सपेल कर सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारे पास डायरेक्ट सीयर टेस्ट में होता है। ट्राई एक्सल सीयर टेस्ट जो होता है ये ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए क्या है, एप्लीकेबल होता है। जो हमारे पास कौन सा होता है, ट्राई एक्सल सीयर टेस्ट होता है, ये ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्रेस आते हैं, एक होता है कन्फाइनिंग स्ट्रेस और एक हमारे पास कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स, डेविएट स्ट्रेस होता है, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को रखते हैं तो उसमें चारों तरफ से क्या होता है, वाटर होता है, वो उस पर जो स्ट्रेस लगाता है उसको कन्फाइनिंग स्ट्रेस या माइनर स्ट्रेस बोलते हैं। और एक होता है डेविएटेड स्ट्रेस जो ऊपर से लगाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे फेलियर प्लेन डेवलप होता है, जिसको सिग्मा डी बोलते हैं। यहाँ पे सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, ठीक है। और सिग्मा 3 इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा सी। और एक स्ट्रेस रिलेशनशिप इक्वेशन होता है डियर स्टूडेंट्स, वो शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं है तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 ब्रैकेट प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 3 है वो हमारे पास क्या होते हैं, इस तरीके के रिजल्ट्स होते हैं। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, सिग्मा 3 इक्वल टू सिग्मा सी। और प्रॉपर डिटेल में हमने इन चीज़ों को पढ़ना होता है, ट्राइएक्सल टेस्ट, सीयर टेस्ट। पर मेन मोटो क्या है, किसका वैल्यू फाइंड करना, CN फाई का। रीज़न क्या है कि जो सीयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है वो क्या है, C प्लस सिग्मा 10 फाई के इक्वल होता है। डिस्टेंस, ये फॉर्मूला किसने दिया था, ये कूलम साहब ने दिया था। उन्होंने टोटल स्ट्रेस की बात की थी, बट तरजागी साहब ने इसको चेंज कर दिया था, C डैश प्लस सिग्मा बार 10 फाई डैश। इस तरीके से उन्होंने बोला कि अगर इफेक्टिव स्ट्रेस है, समर्ज्ड सॉइल है, तो उस केस में क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस को कंसीडर किया जाता है। ये थ्योरी दी थी हमारे डॉक्टर तरजागी साहब ने। ये थ्योरी किसने दी थी, टोटल स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में कूलम साहब ने दी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस यहाँ पे, वो किसका है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ये किसके लिए होता है, इट इज़ जनरली यूज फॉर सैचुरेटेड क्ले। और इसमें जो सिग्मा 3 होता है उसका वैल्यू क्या लिया जाता है डिस्टेंस, 0 लिया जाता है। अगर आप इस इक्वेशन में सिग्मा 3 का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो सिग्मा 1 इक्वल टू किसका आता है डिस्टेंस, 2c 10 45 प्लस 5/2 के इक्वल आता है। और देखिए जो हमारे पास क्या है, फाई का वैल्यू कितना लेके चलते हैं इसमें स्टूडेंट, 0। वाई, बिकॉज ये सैचुरेटेड क्ले के केस में होता है। तो इस इक्वेशन को आप फर्दर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2c 10 45, यस और नो। और यहाँ से अगर आप देखेंगे 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, मीन सिग्मा 1 इक्वल टू 2c इक्वल टू, इसको डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम लोग, QU बोलते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। व्हाट इज दिस, दिस इज द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो आपको ध्यान देना है एग्जाम में क्या पूछा हुआ है। एग्जाम में क्या है, जो हमारे पास जो QU इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ C, या फिर C इक्वल टू क्या हो जाएगा, QU/2। काफ़ी बार इनसे रिलेटेड होता है QU। जब आपको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोला है इसका मतलब QU। अगर आपको कोहेजन बोला है, व्हाट इज दिस, दिस इज द कोहेजन। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो C इक्वल टू QU/2 के इक्वल होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो टेस्ट है वो हमारे पास है वेन सीयर टेस्ट। ये हमारे पास कैसा होता है, लैब टेस्ट है। और दूसरा कौन सा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये फील्ड टेस्ट है। ये दोनों तरीके का टेस्ट होता है। और ये किस टाइप की सॉइल के लिए है, ये भी सैचुरेटेड, किसके लिए, सैचुरेटेड क्ले के लिए ही हम लोग इस टेस्ट को भी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रीज़न क्या है कि जो ट्राई एक्सल सीयर टेस्ट जो है इसमें क्या होता है, ड्रेन कंडीशन को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी आप किसी भी टेस्ट में क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ गए मेरी बात।
सिर्फ एक ट्राई एक्सल शियर टेस्ट ही है। ट्राई एक्सल शियर टेस्ट क्या होता है? इट इज़ द एडवांस फॉर्म ऑफ डायरेक्ट शियर टेस्ट, क्योंकि डायरेक्ट शियर टेस्ट में आप वाटर को उसके ड्रेन कंडीशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वाटर है वो क्या करता है उसमें से इजीली पास कर जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारे पास, इसलिए हमको इसको क्या रखना है, थोड़ा सा याद रखना है। जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक है ना, जैसे कि याद रखना है कूलम इक्वेशन है, ये तर्जा की साहब इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन आज का, वो है हमारे पास द सेंसिटिविटी ऑफ द नॉर्मल क्ले। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द सेंसिटिविटी। बताइए क्या होता है सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? फिर हम लोग देखते हैं नॉर्मल क्ले का। सेंसिटिविटी क्या होता है बोलो? सेंसिटिविटी का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड compressive strength of undisturbed soil sample to the unconfined compressive strength of remolded soil sample। ओके, तो सेंसिटिविटी S इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू यू अपॉन क्यू यू। यहाँ पे होगा अनडिस्टर्ब और यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस रिमोल्ड, मतलब किसी आपने उसको फिर से मोल्ड कर दिया है। और इसी को हम लोग क्यू यू को अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था डिस्टेंस, याद करिए 2 टाइम्स ऑफ सी यू। तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, S इक्वल टू सी यू अपॉन सी यू, किसका डिस्टेंस, रिमोल्डेड, और ये क्या हो जाएगा अनडिस्टर्ब। अनडिस्टर्ब, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। अब इसका एक तो ये हमारे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द सेंसिटिविटी। एक थाइसोट्रॉपी होता है, थिक्सोट्रॉपी, ठीक है ना, थिक्सोट्रॉपी होता है। उसका मतलब अलग होता है कि जब क्या करते हैं सेम कंटेंट पे, अगर सेम वाटर कंटेंट पे अगर आप सॉइल को कुछ समय के लिए क्या करते हैं रख देते हैं, तो वो कुछ समय के बाद जो उसकी स्ट्रेंथ होती है जो लूज़ हो जाती है उसको मोल्ड करने में और ये करने में, अगर सेम वाटर कंटेंट पे सॉइल को कुछ टाइम के लिए अगर आप रख देते हैं तो वो वापस खोई हुई जो स्ट्रेंथ होती है उसको क्या करता है, गेन करती है। इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। सेंसिटिविटी इज़ डिफरेंट, ओके। और दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेबल को आपने डिस्टेंस याद रखना है। टेबल क्या कहता है, रेंज और सेंसिटिव। ये किसके लिए है, क्ले के लिए है, ध्यान समझिए, किसके लिए, क्ले के लिए। तो नॉर्मल, ये क्या जगह नॉर्मल क्ले कब होगा, जब हमारे पास सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी होगी, 1 से 4 के बीच में होगी। सेंसिटिव कब होगा, 4 से 8 में होगा। एक्सट्रीम सेंसिटिव कब होगा, जब 8 से 15 में होगा। अगर 15 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्विक सॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आंसर कौन सा आएगा डिस्टेंस, इस क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, द सेंसिटिविटी ऑफ नॉर्मल क्ले इज अबाउट, ये हो जाएगा 8 to 4। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया डिस्टेंस। हमने आज 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सॉइल मैकेनिक्स के। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ में आएंगे। अगर डिस्टेंस आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, अगर आपको अपना कोई भी सजेशन देना है तो आप प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपने कोई भी आपका सुझाव है आप उसको हमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप भेज सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। और जिन भी स्टूडेंट्स को जो PPSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स JKSSB जम्मू एंड कश्मीर में जो SSB JEE का जो एग्ज़ाम होने वाला मई में, जो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। और हमारी ऐप है KTP क्लासेस, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।